हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का लर्न शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं। एक क्लासरूम में होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे सामने होते हैं और सवाल पूछ करके चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो शब्द है, इस पाठ का जो नाम है, इसका मतलब क्या है। मेरा सवाल है आपसे कि गति क्या है। तो आप लोगों को कुछ उदाहरण देने हैं अपने चारों तरफ के कि ये गति है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख देता हूं मैं, प्रश्न ये है कि गति क्या है। गति बोले तो मोशन। बड़ा सरल है। बोले सर आप यहां से यहां तक चल करके आए ना, ये गति है। बोले सर हमारे वो पड़ोस में से देखो साइकिल पे एक आदमी जा रहा है दूध बेचने, वो भी गति कर रहा है। पक्षी उड़ करके जा रहा है, ये भी गति कर रहा है। सर हवा चल रही है तो फूल ऐसे ऐसे हिल रहा है, ये भी गति है। ट्रेन चल रही है, गति है। बस चल रही है, गति है। हम चल रहे हैं, गति है। ये जो भी चीज चल रही है, गति है। यहां तक कि अगर हम हमारे शरीर के अंदर जाकर के देखें तो खून जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो भी गति है। अगर हम धरती की बात करें तो हमारी धरती माता जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये भी गति है। अगर हम सूरज की बात करें तो सूर्य नारायण जो है वो पूरी की पूरी जो हमारी सौर परिवार है उसके साथ ऐसे आगे चल रहे हैं। पूरा सोलर मंडल जो है ना, हमारा सौर परिवार, वो भी गति कर रहा है आकाश गंगा के अंदर। अगर हम आकाश गंगा की बात करें जिसमें कितने सारे तारे हैं, वो पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा, वो भी चल रही है। ये सब गति हो रही है। जानवर चल रहे हैं, मेंढक उछल रहा है, तितली उड़ रही है, मक्खी जो है भिनभिना रही है, पंख उसके भिनभिना रहे हैं, एक ही जगह पर यूं हो रहे हैं, वो भी गति है। तो गति बहुत तरह की है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन विज्ञान में हम क्या करते हैं, विज्ञान में हम हर उस बात को परिभाषित करते हैं जिसकी हमें जरूरत, मतलब उसकी डेफिनेशन देंगे, उसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स को लेकर के आएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। तो आ जाओ अपन इसकी डेफिनेशन को लिख करके आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन मेरे साथ में रख सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, गहराई से समझते हुए हर एक बात को अपन पढ़ेंगे। तो उत्तर क्या है इसका हमारे पास में, तो गति की परिभाषा, गति की परिभाषा ऐसे देते हैं हम लोग, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि पूरा पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। अब यहां पर दो बातें हैं जो मेंशन हुई हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है समय और दूसरा है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु वैसे हम भी हो गए, जानवर हो गया, कोई बस ट्रेन हो गई, सब कुछ हो गया। जैसे मान लो मैं यहां से चल के यहां तक गया तो मेरे को टाइम लगा ना, जैसे मान लो 2 सेकंड लगे। बोले हाँ सर आपको 2 सेकंड लगे यहां से यहां तक आने में, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले मैं यहां था, फिर मैं यहां पहुंच गया और उसमें मेरे को टाइम लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा। बोले सर सीधे बोल दो कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो हम बोलते हैं गति हो रही है। टाइम को बीच में लाने की क्या जरूरत है। तो देखो साइंस में कायदे से तो हम उतनी ही बात करते हैं जितनी जरूरी होती है, इतनी सी भी फालतू बात नहीं करनी अपने को। यहां पे टाइम के बारे में बात करना जरूरी है। क्यों? कोई अगर मान लो आपको ऐसा कह दे कि अरे वो आपके जो राहुल भैया ना जो क्लास में पढ़ाते हैं साइंस आपको, वो मैंने कल देखा 3 बजे वो अपनी क्लास में भी थे आपके सामने, और 3 बजे वो अपने घर पे भी थे, और 3 बजे वो हमारे यहां पर हमसे मिलने भी आए थे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा तो यहां तो कोई भूत कर सकता है, यहां फिर भगवान स्वयं कर सकते हैं।
और तो कौन कर सकता है? एक ही समय पे मैं 5 जगह पर कैसे हो सकता हूं? आप नहीं हो सकते, मैं नहीं हो सकते। हाँ, जो भूत और जो भगवान कर सकते हैं वो उन पे छोड़ो है ना, हाँ, हम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए तो भाई वो परिभाषा में नहीं आएगा। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो। अगर मान लो मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकता हूं बिना समय लगाए, मतलब मैं इसी समय यहां भी हो सकता हूं और इसी समय मैं पास वाले रूम में भी हो सकता हूं, इसी समय में और कहीं भी हो सकता हूं, ऐसा तो होता नहीं ना। तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, टाइम लगे, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है। आई बात समझ में? अब आप सोच करके देख लो कि अगर कोई ट्रेन से आ रहा है हमारे घर पे तो उसको 3 घंटे लगेंगे एक शहर से दूसरे शहर आने में। कोई बस से आ रहा है तो उसको आधा घंटा लगेगा शहर से लेकर के उस जगह तक पहुंचने में, मान लीजिए। या कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है तो भी उसको कम टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। कोई हवाई जहाज से उड़ करके आ रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। अगर मान लीजिए खून जो है यहां से बह करके दिल तक पहुंच रहा है तो भी उसको टाइम तो लगेगा। अगर मान लीजिए फेफड़ों में सांस है ऊपर नीचे हो रही है, भले ही मिली सेकेंड्स का टाइम लगे, उसको सेकेंड्स का टाइम लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो ये सबको क्लियर हो गई कि गति होगी तो टाइम तो लगेगा। भले मधुमक्खी के जो पंख फड़फड़ा रहे हैं वो यहां से यहां इतने सभी अगर होंगे तो उनको भले बहुत कम समय लग रहा है, आधा सेकंड लग रहा होगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो अब आपको समझ में आई क्या परिभाषा हम लोगों ने बनाई गति की? डन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परिभाषा है ना, ये हमारी पुस्तक में लिखी हुई है, ये वाली परिभाषा हमारी बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। अधूरी। आप भले कहीं मेंशन कर लीजिए ये परिभाषा कैसी है, अधूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को एक और दूसरी थोड़ी सी परिभाषा की जरूरत है। ऐसी परिभाषा लिखेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अभी हमने कहा कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह बदलेगी तो हम बोलेंगे कि गति कर रही, बात खत्म। लेकिन जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में ना घूमने जा रहा था, तो हम लोग ट्रेन में थे, सारे के सारे फ्रेंड्स थे, घर वाले भी थे, ऐसे बहुत ज्यादा लोग थे। तो ट्रेन तो चल रही है बढ़िया एकदम, हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, अरे हाँ बढ़िया कैसे, और है ना हम तो बॉल ले गए थे एक छोटी, तो बॉल से हम तो खेलने लग गए ट्रेन में। मैं ऐसे सामने दे रहा हूँ, वो मेरे को दे रहे हैं, मैं ऐसे दे रहा हूँ, वो मेरे को दे रहे हैं, जबकि ट्रेन तो चल रही है बहुत स्पीड से, वो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है ट्रेन। अब बाहर जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सब कुछ है पीछे जाता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है, हम आगे जाते जा रहे हैं, है ना। कोई इंसान खड़ा हुआ भी है ना तो मेरे को यहाँ पे ट्रेन में लग रहा है अरे वो तो पीछे चला गया, अरे वो तो खड़ा हुआ है जबकि। या मान लो कि कोई इंसान उस ट्रेन से बाहर खड़ा है तो उसको क्या लग रहा है कि ट्रेन तो जा रही है, वो हमको देख रहा है जब खिड़की में से, तो हम तो ऐसे तेज जा रहे हैं आगे, हम तो बैठे। तो उस इंसान के लिए तो हम चल रहे हैं सारे के सारे। और अगर आप मेरे से आके पूछो, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं तो मेरे सामने फ्रेंड्स हैं जो मेरे और जो घर वाले हैं, हम लोग तो नहीं चल रहे। उस आदमी को लग रहा है कि हम सारे के सारे चल रहे हैं, लेकिन हम जब उस ट्रेन में बैठे हैं तो हम तो नहीं चल रहे, हम तो एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं। मेरा बैग तो वहीं पड़ा है, हमारी बॉल तो वहीं पड़ी, हम तो चाय पी रहे हैं उधर ट्रेन में बैठ करके, चाय भी तो रुकी हुई है वो तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। अगर देखा जाए तो समय के साथ में हमारी स्थिति परिवर्तित हो रही है, हम गति तो कर रहे हैं लेकिन हम तो बैठे हैं, मैं तो गति नहीं कर रहा। लेकिन उस इंसान से अगर आप पूछोगे जो ट्रेन से बाहर उठ करके देख रहा है, तो ट्रेन तो चल रही है उसके लिए, तो हम सब चल रहे हैं, तो उसके लिए तो हम लोग गति कर रहे हैं। तो गड़बड़ हो गई, तो ये परिभाषा पूरी नहीं पड़ी। तो हम ना दिमाग लगाने बैठे, साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाने बैठे, उन्होंने कहा कि हमें कैसे, हम क्यों बोल पा रहे हैं कि हम गति कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट हमको बताया, वो कहा निर्देश बिंदु। क्या बोला स्टूडेंट्स? निर्देश बिंदु, या जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अच्छे से इसको समझना आप सारे। साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जब हम ट्रेन में बैठे हैं, समझना सारे, ट्रेन में बैठे हैं हम सब, और ये ट्रेन का डब्बा है चारों तरफ, ऐसा मानो आप भी ऐसे इमेजिन करो कि ट्रेन का डब्बा, ट्रेन चल रही है आपकी, और ट्रेन का डब्बा जो है ना, अब आप देखो, आप जहां हो ट्रेन का डब्बा भी वहीं है, तो आपको लग नहीं रहा कि आप चल रहे हो। आप जहां पर हो ट्रेन का डब्बा भी वहीं है, आप भी आगे चल रहे हो, ट्रेन का डब्बा भी आगे चल रहा है, आपकी जो सीट है वो वहीं पर ही है हमेशा, तो आपको लग नहीं रहा कि आप आगे चल रहे हो। आपके लिए जो निर्देश बिंदु है या जो सापेक्ष बिंदु है, आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसके सापेक्ष तो आप चल ही नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो, यहां पर ये जो बोर्ड है ना, इधर कोना, मैंने मान लो एक पॉइंट बना लेते हैं, चलो अपन, तो मैंने मान लो ये जो तीर दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा,
तो इसको मैंने अपना निर्देश बिंदु मान लिया मेरी गति के लिए। तो मैंने कहा मान लो इस बिंदु के सापेक्ष मैं गति कर रहा हूं और मैं यहां दूर आया, तो आपने कहा कि हाँ हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उस बिंदु से मेरी दूरी बढ़ गई। पहले मैं उसके एकदम पास में खड़ा था, फिर अभी 2 सेकंड बाद मैं उससे दूर आ गया। तो हमने कहा हाँ उस बिंदु से अगर देखें तो मैंने गति की है, अपनी स्थिति को बदला है समय के साथ में, उस बिंदु के सापेक्ष, समझना, उस बिंदु के सापेक्ष। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं कह रहा हूं ये मार्कर है ना मेरे हाथ में जिससे मैं लिख रहा हूं, इसके सापेक्ष बात करेंगे। तो मैं इससे मेरी दूरी है मान लो अभी आधा मीटर दूरी है, तो मैंने कहा इसको यूं लेके चला मैं यहां तक। तो अब आप मेरे को सारे स्टूडेंट सोच करके बताओ, क्या मैंने कोई गति की इस बिंदु से देखने पर, इस मार्कर से देखने पर? अगर आप इस मार्कर की जगह अपने आप को रख करके देखोगे तो मैंने क्या कोई गति की? नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई गति नहीं की, इसकी और मेरी दूरी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। अगर इससे मेरी दूरी ज्यादा हो जाती, कम हो जाती, तो हम कहते हैं कि हाँ मैंने गति की है। तो यहां पर मैटर ये कर रहा है कि सापेक्ष बिंदु क्या है। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना, भाई कंपेयर हो रहा है। जैसे मान लो कि हम है ना, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं सुबह घर से निकला, तो मेरा घर जो है ना वो क्या हो गया, सापेक्ष बिंदु हो गया। अब मैं मेरे घर से निकला और मैं 2 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है, 2 किलोमीटर दूर मेरे स्कूल जा रहा हूं। आई बात समझ में? तो मेरे घर से मेरी दूरी 2 किलोमीटर दूरी हुई, तो इसीलिए मैंने कहा कि हाँ मैंने गति की है। मैं मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर आ गया, मेरा घर वहीं है अभी तक, उससे मैं 2 किलोमीटर की दूरी तक आ गया, तो निर्देश बिंदु क्या हो गया, मेरा घर। अब इस ट्रेन वाले केस को थोड़ा सा समझते हैं। जो इंसान बाहर खड़ा है, जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और जिसके सामने से ट्रेन ऐसे चलती हुई जा रही है, तो उसके लिए क्या है, वो जो रेलवे स्टेशन है ना, वो निर्देश बिंदु है, वो पूरा का पूरा रुका हुआ है। उस रेलवे स्टेशन की गति नहीं हो रही, वो तो वहीं रुका हुआ है। ट्रेन उसके सापेक्ष चल करके जा रही है, उसके सापेक्ष चल के जा रही है। तो उस इंसान के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो रेलवे स्टेशन। और ट्रेन उस रेलवे स्टेशन से अगर देख रहे हैं तो ट्रेन चल के जा रही है, तो वो इंसान कह रहा है कि ट्रेन चल रही है। लेकिन हम लोग जो ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर आप हमसे पूछोगे तो हमारा सापेक्ष बिंदु कौन सा है, हमारा निर्देश बिंदु कौन सा है, वो ट्रेन का डब्बा। तो ट्रेन की सीट, ये सीट तो दूर ही नहीं जा रही मेरे से, तो हम गति नहीं कर रहे। मतलब ये जो डब्बा है ये तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है ना, ये गति थोड़ी कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि निर्देश बिंदु को डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही केस के लिए अलग अलग लोग अगर उस गति को देख रहे हैं तो निर्देश बिंदु अलग अलग हो सकता है। तो हमें इस परिभाषा में निर्देश बिंदु को ऐड करने की जरूरत है, तो सही परिभाषा मिलेगी, नहीं तो परिभाषा हमारी अधूरी है। आई बात समझ में? नहीं तो ऐसा हो सकता है इस परिभाषा के आधार पर कि तो कोई तो इंसान गति कर रहा हो और कोई इंसान तो गति नहीं कर रहा। मतलब वो गति कर रहा है लेकिन एक जने को लग रहा है कि वो चल रहा है, दूसरे को लग रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे मान लो मैं और मेरा दोस्त क्या करते थे, हम जब स्कूल से आते थे ना, तो हमारे पास अलग अलग ऐसे साइकिल थी, 8वीं 9वीं में थे हम लोग भी। तो साइकिल से आते थे, पीछे बैग लगा लेते थे अपना। तो कभी कभी क्या होता था, जल्दी छुट्टी हो जाती थी, आधा दिन में छुट्टी हो जाती थी, तो हम टिफिन तो ले ही जाते थे। मम्मी को तो आदत ही होती थी रोज रोज टिफिन देने की, तो हम तो लंच ले जाते थे अपना। तो हम क्या करते थे, वो लंच को उठा के ऐसे रास्ते में एक हाथ चलाते थे साइकिल से ऐसे, तो एक हाथ से हम लंच को पकड़ के खोल लेते थे उसको, और वो भी खोल लेता था अपना। तो चलती हुई साइकिल में ही हम ऐसे एक रोटी तोड़ के खा लेते थे और साइकिल चलाते रहते थे। धीरे धीरे घर पहुंचते थे हम लोग। तो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम दोनों दोस्तों की बात करें तो हम तो ऐसे साथ 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 चल रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए गति नहीं कर रहे। अगर सापेक्ष बिंदु उस मेरे फ्रेंड के लिए मैं हूं तो वो गति नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी चल रहा हूं। अगर मेरे लिए जो निर्देश बिंदु है वो खुद है तो वो भी गति नहीं कर रहा, मैं भी गति नहीं कर रहा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन आसपास के लोगों को देखें, सड़क को देखें, तो सड़क पे तो जो सड़क थी वो तो पीछे रह गई, या जो खंबा था वो तो पीछे रह गया, तो उससे तो हम दूर आ गए, तो उनके सापेक्ष तो हम गति कर रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना, निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट को समझना। 11वीं कक्षा में ये टॉपिक्स वापस आते हैं। जो आईआईटी का एग्जाम है, जो जेईई का एग्जाम की बातें हो रही है ना, वो सारे यही पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, यहीं से ही हमको सारा सब कुछ पकड़ना होता है। तो 9th क्लास सच में आधार है, इसीलिए अपने बैच का नाम भी आधार है। तो हम यहां पर इसकी दूसरी डेफिनेशन को लिखेंगे। तो गति का दूसरा परिभाषा हम लोग ऐसे देते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष
यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने ऐड किया, बाकी तो डेफिनेशन वही रहने वाली है। तो हमने कहा यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम कहते हैं अगर कोई वस्तु समय के साथ में, समय तो बदलेगा, अभी भी समय बदलेगा, अगर स्थिति चेंज होगी तो टाइम तो लगेगा, समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु, अब एक स्थिर बिंदु आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां से जहां चल के आया, हाँ मैं चल के आया क्या, उस बिंदु के सापेक्ष तो मैं चला हूं, लेकिन अगर मेरी टी शर्ट के सापेक्ष देखोगे तो मैं नहीं चला, टी शर्ट तो मेरे साथ ही चली गई थी ना तो इसके सापेक्ष तो नहीं चला, और अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। समझ गए स्टूडेंट्स? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, गति के टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम एक काम करते हैं, इस निर्देश बिंदु को भी एक बार समझ लेते हैं। ये जो निर्देश बिंदु या स्थिर बिंदु जो मैं बोल रहा हूं बार बार, ये है क्या चीज? तो इसको हमारे बुक में बोला गया है निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु, या अंग्रेजी में इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। इंग्लिश में भी टर्म्स लिखते हुए चलना है, परिभाषा नहीं लिखनी, भले नहीं समझनी, बट टर्म जो है ना भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमें सारी टर्म्स के लिए लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो निर्देश बिंदु क्या है? हम कहेंगे वह स्थिर बिंदु, वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करते हैं। निर्देश बिंदु कहलाता है। तो हमने कहा वह एक स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु या निर्देश बिंदु कहते हैं। तो सुनना, कैसे समझना, जैसे मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि इस रूम में, मैं भी जिस रूम में हूं, मैं कहां पर हूं। मेरे से किसी ने पूछा मैं कहां पर हूं, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये जो बोर्ड है ना, इससे मैं 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं। बोले और बताओ? मैंने कहा मेरे दाहिने हाथ पे जो दरवाजा है ना, मैं उस दरवाजे से 2 मीटर दूर खड़ा हूं, और बाएं हाथ पे जो पर्दा है उससे भी मैं 2 मीटर दूर खड़ा हूं। छत जो है मेरी, मैं उससे ऐसे 3 मीटर दूर हूं। तो ये सारे जो इस तरह के बिंदु हैं मेरे चारों तरफ, अभी देखने पर सारे स्थिर है ना, तो इनको हम निर्देश बिंदु मान सकते हैं। इनमें से किसी भी एक को हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। समझ में आ गई सबको? जैसे हम जब घर से स्कूल जा रहे हैं तो हमारी गति को बताने के लिए निर्देश बिंदु घर है। स्कूल से जब घर जा रहे हैं तो स्कूल से क्योंकि दूर जा रहे हैं तो निर्देश बिंदु स्कूल है। निर्देश बिंदु कोई फिक्स बिंदु नहीं है। आई बात समझ में? अब हमारे पास में एक शर्त स्टूडेंट्स यहां पर यह थी कि हम निर्देश बिंदु को क्या लें? निर्देश बिंदु स्थिर होना चाहिए। देखो हमने यहां मेंशन किया ना कि वह स्थिर बिंदु
भाई हम तो चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं। अब जैसे मैं ना, आप समझो कोई मेरे को बोले कि सर कोई मेरे से कोई डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लो कोई स्पीड पूछ रहा है या कुछ भी, तो मैं निर्देश बिंदु क्या ले रहा हूं, हमारे घर के बाहर एक डॉगी बैठा रहता है उसको ले रहा हूं। मैं कहा वो जो काला वाला डॉगी जो बाहर बैठा ना, वो निर्देश पॉइंट, मैं उस डॉगी से 10 मीटर दूर खड़ा हूं। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो डॉगी उठ करके चला जाएगा, वो पास में आ जाएगा मेरे, तो मेरी और उसकी दूरी 10 मीटर थोड़ी रहेगी। उसको कोई और दूसरी तरफ से बुलाएगा तो वो दूर चला जाएगा, वो मेरे से 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा, तो हमारे बीच की दूरी चेंज हो जाएगी। तो मैं कभी भी चलती हुई चीज को निर्देश बिंदु नहीं बता सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वो 10 नंबर की बस खड़ी है ना, उससे 15 मीटर दूर खड़ा हूं, वहां आ जाओ मिल जाऊंगा मैं आपको। अब वो बस ही चली जाएगी तो फिर, तो हमें निर्देश बिंदु कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, स्टैटिक चाहिए, रुका हुआ चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि भाई क्या रुका हुआ है फिर हमारे पास में। सोचना इस बात को कि इस दुनिया में रुका हुआ क्या है। तो बोले सर ये दीवारें और ये बोर्ड और ये जो सब कुछ है ये तो रुका हुआ ही है ना सर, सड़क जो है आपकी जो सब, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरी की पूरी धरती घूम रही है, अच्छा अपनी जगह पे तो घूम ही रही है, सूरज के चारों तरफ भी तो घूम रही है, तो फिर स्थिर कहां हुआ। तो आपका कुछ भी आपने अगर बिंदु धरती पे ले लिया, चलो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अपनी सहूलियत के हिसाब से हम घर को ले लेंगे, स्कूल को ले लेंगे, लेकिन अगर हम और बड़ी बड़ी बातें करें विज्ञान में कि क्या इस दुनिया में कोई एक ऐसा बिंदु है जो हमेशा स्थिर हो, ये तो चलो ठीक है हम ले लेंगे, दीवार को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा, लेकिन दीवार हमेशा रेफरेंस नहीं है, क्योंकि दीवार अगर हम चांद से जाकर के देखेंगे, धरती से बाहर जाकर के देखेंगे तो धरती भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, तो ये तो कुछ भी स्थिर नहीं है। बात तो सही है, बात में तो दम है। तो इसका मतलब, और सोचा साइंटिस्ट लोगों ने, बोला चांद स्थिर है क्या, अगर हम चांद से जाकर के देखते हैं तो धरती घूमते हुए तो दिख जाएगी अपने को, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर यह है कि चांद खुद भी तो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो भी स्थिर नहीं है। तो सबने सोचा कि अरे नहीं, फिर सूरज स्थिर होना चाहिए, सूरज को स्थिर पॉइंट मान लेते हैं अपन हर केस में। तो ऐसा भी नहीं है, पूरा का पूरा सोलर परिवार जो है हमारा वो यूं का यूं गति कर रहा है, आगे चल रहा है। सर पकड़ लिया, फिर बोले अभी क्या, तो बोला कुछ और होना चाहिए, आकाश गंगा में हमारी कुछ स्थिर बिंदु है क्या, तो पता चला कि नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं है, पूरी की पूरी आकाश गंगा भी चल रही है, सब कुछ इस दुनिया में चल रहा है, इस ब्रह्मांड में चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है। इतनी इतनी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है ना धरती भी, कि आपको हैरान ही हो जाओगे जानोगे, तो इतनी तेज चल रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना तेज अभी भी चल रही है, इस क्षण भी चल रही है, आप जहां बैठे हो तब भी चल रही है। तो इस दुनिया में कोई भी स्थिर बिंदु तो है ही नहीं। तो अगर हम एक एब्सोल्यूट स्टेशनरी पॉइंट की बात करें, निरपेक्ष स्थिर बिंदु की बात करें, निरपेक्ष का मतलब होता है जो इस दुनिया में सबके लिए स्थिर हो, ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं। भाई ये दीवार हो सकता है मेरे लिए तो स्थिर है, लेकिन कोई अगर धरती के ऊपर जाके हवा में जाकर के बहुत ऊंचाई से अगर इस धरती को देखेगा तो मेरा पूरा घर ही घूम रहा है, दीवार कहां से स्थिर हुई फिर। तो ऐसा कोई बिंदु जो सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए स्थिर हो, ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है। फिर क्या करें, फिर सर पीट लो। तो बोला कि फिर हम लोगों ने ग्राफ की हेल्प ली। तो हमने कहा ऐसी स्थिति में ग्राफ का मूल बिंदु निर्देश बिंदु के रूप में लिया जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, ग्राफ का जो मूल बिंदु होता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आप लोगों ने बचपन में ग्राफ जरूर बनाया होगा, नहीं तो भी तो हमें इस चैप्टर में काफी सारे ग्राफ के बारे में समझना है, पढ़ना है। हो सकता है आपने आज तक ग्राफ गणित में बनाया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम विज्ञान में भी बनाने वाले हैं, बहुत सारे बनाएंगे। तो इनको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हम लोग x लेते हैं, ये वाला हम लोग x डैश लिखते हैं, ये वाला हम लोग y लिखते हैं और ये वाला हम लोग y डैश लिखते हैं, और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये हमारे पास में क्या होता है, O लिखते हैं इसको, या ओरिजिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या है, 0,0।
पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? 0,0। तो इस पॉइंट को हमने स्थिर बिंदु माना है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हमें किसी भी चीज की स्थिति बतानी होगी ना, तो हम इसके सापेक्ष बता देंगे। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे मैंने एक पॉइंट यहां बना दिया, मैंने कहा ये पॉइंट कहां पर है, तो मैं इससे बताऊंगा कि यहां से इतना कितना दूर है और यहां से ऐसे कितनी दूरी पर है। तो इस तरह से मैं उसकी स्थिति, उसके अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सारी बातें मैं इस तरह से बता सकता हूं। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? हो सकता है अभी भी आप लोगों को पूरी मतलब है ना पिक्चर क्लियर नहीं हो रही हो कि चल क्या रहा है। तो इस फिजिक्स में हमें यही पढ़ना है। चीजों की स्थिति बदलेगी, उसका स्पीड बदलेगी, उसका एक्सेलरेशन बदलेगा, तो चीजों की गति के बारे में हमें पढ़ना है। और उसी सिलसिले में मैं आपको चीजें बताया जा रहा हूं। तो आ जाओ शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें कायदे से किताब के हिसाब से तो हमें समझना है सरल रेखा में गति, और फिर सरल रेखा में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। फिर एंड में जाकर के हम लोग वृत्तीय वृत्ताकार पथ में गति, ऐसा करके अपन एक टॉपिक को पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है वो तो हालांकि, लेकिन सरल रेखा में गति वाले टॉपिक को समझते ही हमको किसके बारे में? विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं छोटा सा, बुक में डायरेक्ट नहीं है, परिभाषा एग्जाम में डायरेक्ट कोई नहीं पूछता, लेकिन समझना जरूरी है। क्या टॉपिक है हमारे पास में? तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे सारे स्टूडेंट्स। ये टॉपिक है हमारे पास में भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है भौतिक राशियां? तो हम कहेंगे ये भौतिक राशियां दरअसल पदार्थों का वह गुण जिसे नापा जा सकता है, वह गुण जिसे नापा जा सकता है। मापा लिख लो, नापा लिख लो, बात एक ही। आप भले ऐसे लिख लेना, जिसका मापन किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ज्यादा वो वैज्ञानिक भाषा लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो मेरे से कोई पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है, तो मैंने कहा भैया 5 फीट 8 इंच है। किसी ने बोला कि ये जो स्केल है आपके हाथ में, मान लो कितनी लंबी है, तो हमने कहा 15 सेंटीमीटर की है। किसी ने बोला आपका घर आपके ऑफिस से कितना दूर है, हमने कहा 3 किलोमीटर दूर है। बोले आप जो आम खरीद करके लाए हैं वो कितने हैं, तो मैंने कहा 5 किलोग्राम आम हैं। संख्या कितनी है, तो मैंने कहा 10 आम हैं। कोई पूछे कि मंगल ग्रह यहां से कितना दूर है, तो दूरी में उसको भी बताया जा सकता है। बोले आज कितना तापमान है, तो हम बता सकते हैं कि आज जो है अभी मान लीजिए 28 डिग्री का तापमान है सेल्सियस का इस कमरे में, 28 डिग्री सेल्सियस। कोई मान ले कि ये जो बोर्ड है इसको कितनी विद्युत धारा देनी पड़ती है, तो हमने कहा इसको ऐसे 3-4 एम्पियर का करंट इसको चाहिए होता है। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं जिनको हम नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि इस बोर्ड को, या जैसे मान लो इस किताब को अगर मेरे को ऊपर उठाना है तो इस पर कितना बल लगाना पड़ेगा, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है 2 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। न्यूटन बल का मात्रक है हमारे पास में। ऐसे बहुत सारी हमारे पास में भौतिक राशियां जिनके बारे में हमें इस फिजिक्स में पढ़ना है। तो समझ गए, जिन चीजों को नाप सकते हैं वो सारी ही भौतिक राशियां, जिसको भी आप नाप सकते हो ना, जिस भी चीज को, वो भौतिक राशि है। तो सवाल ये होना चाहिए कि सर फिर भौतिक राशि क्या नहीं है, ये सवाल होना चाहिए। तो जैसे मैं सोच रहा हूं मेरे विचार जो हैं, क्या मैं उनको नाप सकता हूं क्या? नहीं, तो वो भौतिक राशि नहीं है। या जैसे भावनाएं, मैंने आपको बोला अरे तू मेरा पक्का दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, तो क्या हम आप अपनी दोस्ती को नाप सकते हैं क्या? माप, कोई मशीन लगा के देख सकते हैं कि कितना पक्का दोस्त है? बोले सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हूं। सर क्यों परेशान है? वो सर हमारे को ना वो स्कूल में एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपकी परेशानी को नाप सकता हूं क्या आपके दिमाग में? नहीं। तो ये जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं हमारे, इनको हम नाप नहीं सकते, इसीलिए ये भौतिक राशियां नहीं है। और जिस भी चीज को आप नाप सकते हो वो एक भौतिक राशि है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
भौतिक राशि क्या होती है। तो अब ये जो भौतिक राशि है ना, इसको विज्ञान में हमने दो हिस्सों में बांटा है। तो पहला जो हमारे पास में इसका पार्ट है वो है अदिश राशि। क्या लिखेंगे? अदिश राशि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह राशि, वह भौतिक राशि, जैसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, भौतिक राशि जिसके मापन के लिए वह भौतिक राशि जिसके मापन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हम लोगों को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इतना मैं रट के बैठा होता तो मैं भी आपको नहीं बता रहा होता। तो क्या क्या चाहिए हमको जिसको नापने के लिए? एक तो आंकिक मान चाहिए और दूसरा हमको मात्रक चाहिए। तो उदाहरण के लिए यहां आप देखो एक बार, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। ए जैसे हमने कहा 5 किलोग्राम आम, या 5 किलोग्राम भी मत आम भी मत लिखो, बस ऐसे लिख लो 5 किलोग्राम। तो कोई भी चीज हम ऐसी लाए, जैसे मान लो हम चावल लाए, हम मान लो दाल लेकर के आए, हम आटा लेकर के आए, हम कोई फल लेकर के आए, तो उसको हमने कैसे, हम कह रहे हैं भैया जी 5 किलोग्राम दे दीजिए। तो 5 किलोग्राम, अगर मैं केवल उनको दुकान पे जाके बोलूं अंकल मेरे को 5 चावल दे दो, वो 5 चावल के दाने निकालेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे हाथ में रख के बोलेंगे जाओ। समझ में आई? तो मात्रक हमारे पास में कितना जरूरी है, यहां से समझना बहुत जरूरी है कि मात्रक के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। सोच करके देखो, आप कभी ऐसे दूध वाले की दुकान पे जाएं, बोले भैया 1.5 दे दीजिए दूध, क्या भाई 1.5 लीटर चाहिए, 1.5 किलोग्राम चाहिए, कुछ बताना पड़ेगा ना उनको। या जैसे मान लो, जैसे मैं एक बार उड़ीसा गया था, तो उड़ीसा में वहां पर केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, वहां पर केले किलोग्राम के हिसाब से नहीं मिलते। हमारे राजस्थान में तो किलोग्राम के हिसाब से मिलते हैं। तो वहां तो ऐसे 12-12 का दर्जन बना रखा होता है, बोलते हैं 50 का दर्जन, ये 50 का है। तो क्या बोलना पड़ता है? 5। जैसे मान लो अगर उड़ीसा में आप केले लेने गए तो आप बोलेंगे 1 दर्जन। जैसे यहां पर कलर यही ले लेते हैं अपन, बी में लेट से हमने कहा 1 दर्जन। तो यहां पर भी 1 तो क्या है? आंकिक मान है, और दर्जन क्या है? मात्रक है। ये 5 हमारे पास में क्या है? आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। तो एक तो नंबर चाहिए होगा और दूसरा मात्रक चाहिए ही चाहिए होगा, बिना मात्रक के बात नहीं चलेगी। जैसे टाइम आपसे किसी ने पूछा, तो हमने कहा कि भाई 10 घंटे, तो 10 आपके पास में क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। घंटा आपके पास में क्या हो गया? मात्रक। बोले 10 से यहां बैठा है, इसका क्या मतलब है? 10 बजे से यहां बैठा है, 10 घंटे से यहां बैठा है, 10 मिनट से यहां बैठा है, कुछ रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना आपको। तो मात्रक हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मात्रक मैं आपको बताता हूं। ये जैसे मात्रक हो गया हमारे पास में किसका? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान एक कैसी राशि है? ये तो मैंने उदाहरण दिया है आपको, ठीक है ना। तो द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश का असल में मतलब होता है, इसको बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, इसको बिना दिशा बताया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इसमें दिशा का कहां कंसेप्ट आ गया? मैं कहा 10 मिनट रुको, अभी अगला जब समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सा मात्रक हो गया हमारे पास में? द्रव्यमान का मात्रक हो गया। ये हमारे पास में संख्या ही है दरअसल कोई, ठीक है, ये संख्यात्मक ही हो गया कोई हमारे पास में। यहां जैसे मान लीजिए एक हमने कहा, ये भी एक मात्रक है, ये लोगों को समझ नहीं आती बात। जैसे मैंने कहा ना कि एक बोरी, जैसे मान लो मेरे घर पे मेरे भैया की जब शादी थी तो बहुत सारे लोग आने थे, तो मान लो एक बार के लिए मैंने सब्जी मंडी में जाके बोला मेरे को 1 बोरी आलू चाहिए। एक बोरी का क्या मतलब होता है? 100 किलो या मान लो 50 किलोग्राम। उनके वहां पे एक बोरा जो होता है, बड़ा ऐसे पैकेट होता है, उसमें 50 किलोग्राम आलू होते हैं। तो मैंने कहा 1 बोरी चाहिए। तो बोरी क्या है मेरे पास में? मात्रक। नापने के लिए एक इकाई है, एक यूनिट है।
कि हाँ इसमें 50 किलोग्राम आता है, तो मैंने कहा एक बोरी, तो एक संख्यात्मक मान हो गया। बोरी क्या हो गई हमारे पास में, वो पैकेट हो गया पूरा का पूरा, मात्रक हो गया। वैसे ही अगर आप कभी ऐसा भी कहते हैं ना, मान लीजिए कि 5 आम दे दो, बस इतना सा ही बोला आपने, तो इसमें 5 संख्यात्मक मान है और आम जो है आपके पास में एक मात्रक है। आम एक यूनिट है, देखो इकाई मतलब एक कितना है, एक आम, ये रहा। जैसे एक बोरी का मतलब क्या, एक बोरी 50 किलो, मैंने कहा 5 बोरी चाहिए मतलब ऐसी 5 चाहिए। तो एक के बारे में जब बताते हैं ना तो उसको मात्रक बोलते हैं, या उसको यूनिट बोलते हैं, या उसको इकाई बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है। आई बात समझ में? और भी उदाहरण है हमारे पास में इसके, इस तरह की राशियों के हमारे पास में खूब सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा मेरा घर और मेरे स्कूल के बीच का जो रास्ता है ना वो कितना है, 3 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, दूरी हो गई। तो दूरी भी कैसी राशि हो गई हमारे पास में, अदिश राशि हो गई। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल से, या जब मेरे घर से लेकर के यहां पर ऑफिस आता हूं, अपने दफ्तर आता हूं, तो मैं कितनी तेज गाड़ी चला करके लाता हूं, तो मैंने कहा मैं लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला करके आता हूं। तो ये क्या हो गई हमारे पास में, चाल हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट्स, चाल हो गई। तो ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसकी दिशा नहीं होती, मतलब दिशा की जरूरत नहीं इसको बताने के लिए, बस 2 चीजों की जरूरत है। एक तो चाहिए हमको संख्यात्मक मान चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और दूसरा हमको क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, बात खत्म। इन 2 से अपना काम हो जाएगा। EFG एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। समय का लिया ही था मैंने, समय का नहीं लिया था, समय का लिख लो आप। तो मैंने कहा 10 मिनट। अब आप समझो 10 क्या है, संख्यात्मक मान हो गया, मिनट क्या है, मात्रक या इकाई। तो मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड, मतलब मिनट का मतलब है 1 मिनट। 1 घंटा, 10 घंटे बोला, इसका मतलब 10 घंटा। घंटा का मतलब क्या है, 60 मिनट या 3600 सेकंड। ये हमारे पास में इस तरह से हमने खूब सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में, या जैसे द्रव्यमान के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में, और भी ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी दिशा हमारे पास में नहीं होती। जैसे कार्य हमारे पास में एक ऐसी राशि है जो हमारे पास में अदिश राशि होती है। क्या, कार्य या ऊर्जा आप कह सकते हो, तो इनकी कोई दिशा नहीं होती है। और जैसे एग्जाम्पल क्या होता है इनका, जैसे मैंने कहा 100 जूल काम किया मैंने, या 100 जूल ऊर्जा खर्च कर दी मैंने। ये सारी टर्म्स आपके लिए नहीं है। जूल क्या है सर, या आप यहां पर भी क्या क्या लिख रहे हो, क्या चल रहा है, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। थोड़ा रुको, थोड़ा सा समय दो। आई प्रॉमिस इतना पक्का कर देंगे ना आपको साइंस में, इस पोर्शन में तो आपको कोई भी ऐसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से आप सीखने वाले हो सब कुछ। तो स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं जिनको बताने के लिए भौतिक राशियों को केवल 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। एक तो अंकिक मान चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमको मात्रक चाहिए होता है, बस। तो उनको हम लोग अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इज दिस क्लियर गाइस? तो देखो अपनी लेक्चर्स को अगर मैं बहुत लंबा लूंगा तो एक समस्या ये होगी कि आप हो सकता है पुराना भूलते जाओ। तो मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने लिखाया है उसको अपनी कॉपी में कहीं कहीं नोट करते जाएं, जो जो मैं आपको बताता जाऊं, तो आपके साथ के साथ नोट्स बनते जाएंगे और अपन थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स थोड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं चाहता हूं आप उतनी गहराई तक तैयार हो। तो हम लोग फिर इसके आगे का जो सदिश राशि से कंटिन्यू करना है हम लोगों को, उसको हम लोग अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज की कक्षा को स्टूडेंट्स अपन यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप उनको हम तक पहुंचाओ, उनका हल भी करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आपको कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।